गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ऑनलाइन टीचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में मैं आप लोगों को कृतिका पाठ्य पुस्तक का साना साना हाथ जोड़ी पाठ पढ़ा रही थी। आज हम उसी पाठ को आगे जारी रखेंगे। ये देश की आम जनता नहीं, जीवन का प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एट रीपेइंग है। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है, मन ही मन सोचा मैंने। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा कि वे श्रम सुंदरिया किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी कि जीवन लहरा उठा था और वह सारा खंडहर ताजमहल बन गया था। लेखिका पहाड़ों की सैर कर रही थी, तभी उन्हें दिखाई देता है कि कुछ पहाड़ी औरतें जो हैं वहाँ बैठकर पत्थर तोड़ रही थी। वो सड़कें बनाने का काम कर रही थी और बहुत ही जोखिम भरा काम कर रही थी। जरा सी चूक होने पर वो खाई में गिर भी सकती थी और उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। लेखिका सोचती है कि इतनी सुंदर जगह में, इतने सौंदर्य से भरे जगह में इतनी सुंदर पहाड़ी औरतें ये जोखिम भरा कार्य कर रही है। लेखिका वहाँ बैठकर इसी के बारे में सोच रही थी, तभी उनका ड्राइवर जो है उन्हें बुलाने आता है और कहता है कि आप, ये हमारे देश की आम जनता है, इनको तो आप कहीं भी देख लेंगी। आप पैसा खर्च करके आई है इन पहाड़ी स्थलों की सुंदरता को देखने। इतने में लेखिका जाने लगती है जितेन के साथ। उन्हें मन ही मन सोचती है कि ये हमारे देश की आम जनता नहीं है, जीवन के प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एट रीपेइंग है। इसका मतलब ये है कि ये पहाड़ी औरतें कितना कुछ समाज को देती है, बहुत कम लेकर, समाज से बहुत कम लेकर बहुत कुछ समाज को वापस लौटा देती है। यानी ये पहाड़ी औरतें कितनी जोखिम भरा काम करती है, वहाँ सड़कें बनाने का काम करती है, बदले में उन्हें मजदूरी बहुत कम मिलती है। इसीलिए लेखिका मन ही मन सोचती कि कितना कुछ ये समाज को देती है, कितना कम लेकर समाज को कितना वापस लौटाती है। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी लेखिका ने देखा कि कुछ श्रम सुंदरियां किसी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। उनका हंसना देखकर लेखिका को लगता है जैसे जीवन लहरा उठा था और सारा खंडहर, यानी वो पहाड़ी इलाका जो है ताजमहल बन गया था, ऐसा उनको लग रहा था। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था कि अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बैंड लेंगे, तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। अब ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे लेखिका और उनके साथी। जितेन, जो उनका ड्राइवर कम गाइड था, वो कह रहा था कि हम हर मोड़ पर जो है हेयर पिन बैंड लेंगे। हेयर पिन बैंड जो हम लोग औरतें जूड़े में लगाती है, हेयर पिन आप लोगों ने देखा होगा। हेयर पिन बैंड लेंगे, तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे, ऐसा जितेन उनसे कहता है। हेयर पिन बैंड के ठीक पहले एक पड़ाव पर लेखिका ने देखा कि 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। वो बच्चे, लेखिका जिस जीप में बैठकर जा रही थी, उनसे लिफ्ट मांग रहे थे वो बच्चे। जितेन ने बताया कि हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी के ऊपर चढ़कर ये छोटे छोटे 7-8 वर्ष के बच्चे स्कूल जाते हैं। इतने में लेखिका पूछती है कि क्या स्कूली बस नहीं है? जैसे आमतौर पर हम देखते हैं शहरों में तो स्कूली बस होता है बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए। लेखिका जितेन से पूछती है कि यहाँ स्कूली बस नहीं है क्या? लेखिका की सहेली पूछती है, मणि पूछती है, उनकी जो सहेली है वो पूछती है। मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। मैडम, यह मैदानी नहीं, पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना वर्बीला नहीं मिलेगा। वो कहती है, जितेन कहता है कि ये मैदानी इलाका नहीं है, पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह आपको यहाँ पर कोई भी चिकना वर्बीला, वर्बीला मतलब बढ़ा हुआ पेट, बढ़े हुए पेट वाला कोई भी इंसान आपको नहीं मिलेगा। यहाँ का जीवन कठोर है,
ऐसा वो इसलिए कहता है क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है। यहाँ का जीवन बहुत ही कठोर होता है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है। दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं पढ़ने, और सिर्फ पढ़ते ही नहीं, इनमें से अधिकांश बच्चे स्कूल से लौटने के बाद शाम के समय अपनी अपनी माँओं के साथ मवेशियों को चराते हैं। यानी उनके घर जो भी पालतू पशु हैं उनको चराने ले जाते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोकर लाते हैं। देखो ये बच्चे पहाड़ी इलाके के हैं, कितने मेहनती हैं। इसीलिए गैंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। और क्योंकि यहाँ बच्चे स्कूल भी जाते हैं, स्कूल से लौटने के बाद अपनी अपनी माँओं के साथ जानवर चराने जाते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के गट्ठर भी ढो ढो कर ले आते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे, ऐसा जितेन जो है उन सबसे कहता है। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी सकरे होते जा रहे थे। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नाप कर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है। लेखिका कहती है जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जा रहे थे, धीरे धीरे खतरा भी जो है बढ़ने लगा था। रास्ते और भी सकरे होते जा रहे थे। ऐसा लगता था कि सिर्फ एक जीप को जाने लायक ही टेप और इंच से नापकर सड़क को चौड़ा बनाया गया है, जिसमें से सिर्फ एक जीप ही जा सके। जरा भी संतुलन बिगड़ जाए, और उस रास्ते से ऐसा लग रहा था लेखिका को कि जरा सा भी ड्राइवर का संतुलन अगर बिगड़ जाए तो इंच भर भी जीप इधर उधर अगर खिसक भी जाती है तो हम सीधे घाटियों में गिर पड़ेंगे, घाटियों में जाकर गिर जाएंगे। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। जगह जगह वहाँ कुछ कुछ चेतावनियां भी लिखी गई थी, ताकि जो भी यात्री जो गाड़ी से आ रहे हैं वो अपने खतरों के प्रति जो है अलर्ट रहे, सतर्क रहे। सामने ही लिखा था, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या लिखा था सामने? कि गाड़ी धीरे चलाएं, घर में आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, बी केयर मैन ईटर अराउंड, यानी संभल कर रहिए, आगे मैन ईटर है। मैन ईटर मतलब नरभक्षी जानवर आसपास है, ऐसा वहाँ पर लिखा हुआ था। पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक। याक जो पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, वहाँ की ठंड को वो बर्दाश्त कर लेता है, इसलिए हम जब भी पहाड़ी इलाके में जाते हैं हमको याक जानवर जो है दिखाई देता है। लेखिका कहती है नरभक्षी जानवर जो मनुष्य को खाने वाला जो जानवर है वो तो हमें कहीं दिखाई नहीं दिया, बल्कि दूध देने वाले काले याक हमें ढेर सारे दिखाई दिए। पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक, यानी पहाड़ों पर जो बर्फ गिरती है उन्हें प्राकृतिक रूप से रक्षा करने वाले घने घने काले बालों वाले याक उनको दिखाई देते हैं। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। सूरज ढल रहा था। कुछ औरतें जो है गायों को चराकर वापस आ रही थी, और लौटते वक्त उनके सर पर जो है भारी भरकम लकड़ी के गट्ठर भी थे, और आसमान में वही कोहरा छाया हुआ था, बादलों से घिरा हुआ था आसमान। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी। फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियां बोको पहने, बोको किसे कहा जाता है? सिक्किमी परिधान जो है, वहाँ की एक वेशभूषा है सिक्किमी वेशभूषा, जिसे युवतियाँ पहनती है, उसका नाम है बोको। बोको पहनकर कुछ युवतियाँ चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी। नदी की तरफ उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा।
ये युवतियाँ जो है नदी की तरह उनका यौवन जो है उफान ले रहा था और श्रम से दमकता उनका यानी श्रम से उनका चेहरा चमक रहा था, गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोको पहन रखा था। अब वहाँ की युवतियाँ खूब गोरी गोरी होती हैं और वो चटक लाल रंग का बोको पहनी हुई थी। सघन हरियाली के बीच यानी हरियाली चाय के बागान के बीच में जो है लाल रंग का डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्र मुग्ध सी मैं चीख पड़ी थी। यानी हरियाली के बीच में चाय के बागान के हरियाली के बीच में जो है चटक लाल रंग का बोको पहनकर वो सुंदर सी युवती बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। तो मंत्र मुग्ध सी लेखिका के मुंह से जो है उस युवती को देखकर चीख निकल पड़ी थी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असहाय था, लेखिका के लिए इतना अधिक सौंदर्य असहनीय था। यूमथांग पहुंचने से पहले हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती थी लायुंग। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहाँ निश्चिंत सो रही थी। लेखिका कहती है यूमथांग पहुंचने के लिए हमें लायुंग नामक एक स्थान बहुत ही गगनचुंबी यानी गगन को छूने वाले पहाड़ें बहुत थी, वहाँ पर पहाड़ियाँ बहुत थी और शांत बस्ती थी वो। और जिंदगी के सारे दौड़ धूप से ऐसा लग रहा था मानो वो शहर निश्चित होकर सो रही हो। बहुत शांत वातावरण था वहाँ का। इसके आगे का अनुच्छेद हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।